नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू को मेरी उम्र दे दो। रमन, संभालो अपने आप को। तुम हिम्मत हार गए तो चीनू को कौन देखेगा। शादी के 10 सालों में मैंने एक बार कविता से नहीं पूछा तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो बताओ। आज जाने अनजाने उसकी इस हालत का मैं ही जिम्मेदार हूँ। रमन की आंखों में पछतावे के आंसू थे। रमन अपनी माँ की 3 बेटियों के बाद इकलौता बेटा था। पिता ऑफिसर थे। घर में शुरू से ही माँ का दबदबा था। तीनों बेटियों का अच्छे घर में ब्याह हो गया। बड़ी ही चालाकी से तीनों ने अपने पतियों को बस में कर लिया। एक बेटी अपनी जॉब का घमंड करती तो दूसरी पिता की जॉब का और तीसरी का आदमी ही सीधा था। कुल मिलाकर अब बेटियों को ससुराल में कोई बोलने वाला नहीं था। इसीलिए उनका हस्तक्षेप मायके में होना स्वाभाविक सा हो गया। अब जिस बहू को ससुराल में सास के साथ साथ तेज 3 नंदे मिलेंगी उसका हाल बेहाल ही होगा। ससुर जीते अच्छे, लेकिन वह अकेले कितना बहू का साथ देते। कविता ने कुछ समय तो बर्दाश्त किया, पर आखिर कब तक। तीनों नंदे या तो खुद जल्दी मायके आ जाती या फिर नहीं आ पाती तो 24 घंटे माँ के साथ फ़ोन पर लगी रहती। घर में तीनों टाइम खाने में क्या बन रहा है उनको सब खबर रहती। माँ बहनें कविता को पसंद नहीं करती थी। रमन में माँ या बहनों को कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। वह पत्नी की चिकचिक से बचने के लिए ऑफिस में रात की ड्यूटी देने लग गया। कविता ने रमन से उम्मीद रखनी ही छोड़ दी। रमन का बहुत बड़ा परिवार था। रमन के पिता दीनदयाल जी सबसे बड़े भाई थे। हर त्योहार पर घर रिश्तेदारों से भर जाता था। कविता ने पहली संतान बेटी के रूप में पाई। घर में कोई भी फंक्शन हो, कविता खुद भी पुराने कपड़े पहनती और बेटी को भी पुराने कपड़े पहनाती। सारे रिश्तेदार कानों में फुसफुसाते, कोई मुंह पर नहीं बोल पाता। रमन और उसकी बहनें समझ गई थी कविता ने यह बगावत का नया तरीका निकाला है। कविता संस्कारवश अपने अधिकारों के लिए बोल नहीं पाती। उसे हर समय उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाया जाता। कविता, चीनू को मेरी गोद में दे जाओ, तुम्हें काम नहीं करने देगी। चीनू माँ की गोद से उतरती ही नहीं थी। कविता की सास बोली, माँ की चमची है। कविता ने तंज कसते हुए बोला, बाप पर जो गई है। कविता से ऐसे जवाब की किसी को उम्मीद नहीं थी। सब हैरान थे। रमन के पिता की रिटायरमेंट पर बहुत बड़ी पार्टी हुई। हमेशा की तरह रमन कविता कामों में व्यस्त। हर पार्टी की तरह इस पार्टी में भी तीनों बेटियां और जवाई छाए हुए थे। कविता हमेशा की तरह पुराने कपड़ों में ही घूम रही थी। पार्टी में दीनदयाल जी अपने एक दोस्त से बोले, किस्मत वाला है तू जो बहू तेरा इतना ख्याल रखती है। दीनदयाल यार, मैंने बेटियों की शादी के बाद बहू को ही बेटी बना लिया। दोनों में कभी फ़र्क नहीं किया, तभी आज वह मुझे पिता की तरह सम्मान देती है। अरे यार, रिटायरमेंट के पैसे में बेटियों को इतना बड़ा हिस्सा देकर तूने दिखला दिया कि बहू तेरे लिए पराई है। फिर बुढ़ापे में बेटियों से ही उम्मीद रखना। बहू तो पूछने से रही। रमन के पिता सब समझ रहे थे, पर पत्नी जानकी के आगे एक ना चलती। कविता का ससुराल उसके लिए सिर्फ एक जेल था, जहाँ किसी को उसकी इच्छाओं और भावनाओं की परवाह नहीं थी। वह सिर्फ जिंदगी काट रही थी। अब सारी उम्मीदें अपनी बेटी से करने लगी, पर यहाँ भी उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। बेटी भी पूरी तरह से दादा दादी की लाडली। कविता अब बगावत की चरम सीमा पर पहुँच गई थी। ऐसे घर में वह रहकर भी क्या करे, जहाँ उसकी परवाह किसी को नहीं। अब कविता सद्गुरु के शरण में चली गई। घर में कौन आया कौन गया, क्या बना क्या नहीं, उसे कोई मतलब नहीं। वह आध्यात्मिक हो गई। सद्गुरु को पाना आसान नहीं, सतमार्ग पर चलना बहुत कठिन है, पर उसने अब दुनिया की परवाह किए बिना कीर्तन सत्संग में जाना शुरू कर दिया। ससुराल वाले और बड़े दुश्मन बन गए, पर अब कविता को किसी की परवाह नहीं। जानकी के ऊपर सारे घर की जिम्मेदारियां आ गईं। बेटियां अपना घर छोड़ माँ का घर तो नहीं संभाल सकती। रमन के माता पिता बुजुर्ग थे, उनका अकेले सब संभालना मुश्किल था। बीमार होने पर या तो कोई बेटी आकर देखभाल करती या फिर बेटी के घर जाकर आराम करना पड़ता।
जिनके साथ सारी जिंदगी रिश्ता निभाया वही साथ दे रहे। अंदर से सब जानते थे कि कविता कभी भी गलत नहीं है, फिर भी समाज में कविता का नाम खराब हो चुका था। अरे यह क्या, चक्कर खाकर यहाँ कौन गिर गया? भीड़ जमा हो गई थी। देखते ही रमन बाइक से उतरकर देखने गया। चीनू चिल्लाई, पापा यह तो माँ है। रमन कविता को अस्पताल एडमिट कराकर आया। सारे टेस्ट कराए। कविता को ब्रेन ट्यूमर बताया गया। सारे परिवार के लिए यह खबर झकझोरने वाली थी। तब किसी ने नहीं सोचा था ईश्वर के साथ जुड़ने के बाद ईश्वर ने कविता के साथ ऐसा क्यों किया। जिस घर के लिए वह कभी जरूरी नहीं थी, आज सब उसके ठीक होने की दुआएं कर रहे थे। भगवान मैंने बहुत जी लिया, मेरी बहू को मेरी उम्र दे दो, बस आकर अपना घर संभाले। जानकी फूट फूट कर रो पड़ी। मैं तो रिटायरमेंट के बाद से बोल रहा हूँ, 4 धाम की यात्रा पर चलते हैं। तुम बेटियों बेटे पोती के मुंह से ही बाहर नहीं निकल पाई। मेरी तो अर्धांगिनी थी, मैंने उसका जिंदगी भर साथ देने का वचन दिया था। भगवान मेरी गलती की सजा उसे मत दो। नंदे भी खूब रो रही थी। वह समझ चुकी थी माँ बाप को हम संभाल लेंगे, लेकिन कविता को कुछ हो गया तो हमारे भाई का घर बिखर जाएगा। सबकी दुआएं रंग लाई। कविता का ट्यूमर पहली स्टेज पर ही अलग कर दिया गया। ससुराल पहुंची तो सबका रंग ढंग बदल गया था। सास नंदे सब सेवा में लगे थे। ससुर जी कविता की पसंद के फल सब्जियां लाते ताकि बहू जल्दी अच्छी हो जाए, तो रमन कविता के सिरहाने से हटता ही नहीं था। चीनू माँ को हाथों से खाना खिलाती। ये मेरा ही परिवार है। कविता हकलाते हुए आंखों से आंसू छलक आए। हाँ मेरी प्यारी भाभी, आपका ही परिवार है। अब आप जल्दी से ठीक हो जाओ और अपने घर को संभालो, एक नंद बोली। सास चाबियों का गुच्छा देते हुए, बहू तेरी बीमारी ने तेरी कीमत का एहसास कराया, खूब अपने हिसाब से घर चला लिया, अब तेरी बारी है। अगले महीने मैं और तेरे पापा रामेश्वर जा रहे हैं, जल्दी ठीक हो जा। अब सद्गुरु की राह पर चलकर हमें पुण्य कमाने दे। कविता ने ईश्वर का धन्यवाद दिया। आज उसके घर में जिम्मेदारियों के साथ साथ अधिकार भी दिए गए। सास ससुर 4 धाम यात्रा पर चले गए। नंदों ने भी आना कम कर दिया। दिन में एक बार फोन से माता पिता और भाई भाभी का हाल ले लेती। रमन और चीनू कविता की खांसने की आवाज़ से भागते हुए आ जाते। कविता बहू तो थी, सही मायने में बहुरानी अब बनी। दोस्तों, ईश्वर ने हम सबको अलग अलग बनाया है। सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता, इसीलिए समस्या को देखने का नज़रिया भी अलग होता है। कविता स्वभाव से शांत और संयम वाली थी। अपने हक के लिए लड़ना उसका स्वभाव नहीं था। तलाक लेकर अलग होना उसके संस्कारों के खिलाफ था। उसने इसीलिए सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया। अंत में ईश्वर ने उसका साथ दिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।